एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज की क्लास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो क्या ही बात है, मैं आपको बता दूं, ये आपका उज्जैन क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा इसमें ना उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर दी है तुम लोगों की। तो मेरे को लगता है कि इसमें से ही आना है। और मैं बताऊं, अगर आपको पता हो तो हर बार उज्जैन वाला जो क्वेश्चन बैंक बनता है, इस बार उज्जैन से बन रहा है, मतलब कि हर बार अलग अलग जगहों से बनता है। तो ये है कुल मिलाकर बात कि इसी में से आना है, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है, जितने तुम लोगों को याद होंगे शायद उतने ही इसमें हैं। देखें, चलो। डस्ट ऑफ स्नो, पहला क्वेश्चन है तुम लोगों का क्या, व्हाट डू द क्रो द हेमलॉक रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहाँ पर स्टैंड फॉर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि जो क्रो है, कौआ, और हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़ किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, किसे मतलब फिर से वो एक प्रकार से बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो कौए ने हेमलॉक ट्री से गिराई थी, वो किसके बारे में है, किस लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब एक प्रकार से कि क्या चीज आपको बता रहा है, ठीक है। किस चीज के लिए स्टैंड फॉर, मतलब कि किस चीज के लिए संदर्भित कर रहा है। तो आंसर है आपका द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो। यहाँ पर जो क्रो है और हेमलॉक, ये जो कौवा होता है और ये धतूरा होता है, ये एक प्रकार से दुख का प्रतीक होता है, ठीक है, दुख को रिप्रेजेंट करता है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, ये जो डस्ट ऑफ स्नो उस क्रो ने हेमलॉक ट्री पर गिराई है ना, वो कहीं ना कहीं इस कहानी में जॉय और हैप्पीनेस को बता रही है। किस लिए, मतलब क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया था, अभी वो खुश हो गया था, हैप्पीनेस से भर गया था, कहीं ना कहीं इसलिए कि उसका जो आधा दिन है हिस्सा वो बच गया है, इसलिए। तो ये यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया। तो ये चीज बताई गई है कि यहाँ पर वैसे तो रिप्रेजेंट करते हैं सौरों को, लेकिन जहाँ यहाँ पर जैसे डस्ट ऑफ स्नो क्रोक ने उसके ऊपर हेमलॉक ट्री से गिराई, तो वो एकदम खुश हो गया, उसका जो हिस्सा बचा था दिन का वो इसके लिए खुश होने लगा था। कौन, जो इस कहानी के पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Have there been time when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? अब मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा समय आया है कि वहां पर आप डिप्रेस्ड और होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है वो मोमेंट जहां पर चेंज योर मूड दैट डे, मतलब दिन में आपका मूड जो है चेंज हो गया अचानक से, सडनली, है ना। पहले आप डिप्रेस थे, होपलेस थे, फिर आपको अच्छा लगने लगा। लाइक सिमिलर मूवमेंट आपके साथ हुआ है क्या, जो डस्ट ऑफ स्नो में हुआ है। So yes, I have experienced a similar moment that changed my mood that day. इसके अकॉर्डिंग इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ, मैंने ऐसा मूवमेंट जो है फेस किया है, मैंने ऐसा मूवमेंट जो है एक्सपीरियंस्ड किया है, जो मेरा मूड जो है एकदम से चेंज कर दिया था उस दिन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर व्हेन माई रिजल्ट डिक्लेयर्ड आई वॉज फेल्ड। जब पिछली बार मेरा रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड हुआ था, सुनिश्चित हुआ था, सो आई वॉज फेल्ड, मैं जो है फेल हो गया था। आई फेल्ड डिप्रेस्ड एंड होपलेस, मैं कैसा महसूस कर रहा था, डिप्रेस्ड मतलब कि आप बहुत ही स्ट्रेस में था, वो बहुत ही गहन, लाइक ऐसा निरुत्साहित हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था, एंड बहुत ही उसने आशा छोड़ दी थी, होपलेस हो गया था। when I applied for रीचेकिंग, फिर मैं रीचेकिंग के लिए डालते हैं ना फॉर्म, तो उसने जैसे ही रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया एंड आई वाज वहां पर क्या हुआ, आई पास्ड, मैं पास हो गया। इट ब्रॉट मी जॉय एंड हैप्पीनेस, तो ये मेरे अंदर क्या लेकर आई, खुशी और हैप्पीनेस लेकर आया, ठीक है। फायर एंड आइस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया जो है इस फायर एंड आइज का, ये इस टाइप से भी आ सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ फायर एंड आइज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फायर एंड आइज से आपको जो चीजें मिली हैं, क्या सीख मिलती है और क्या है इसकी मेन थीम। सो द पोयम फायर एंड आइज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो फायर एंड आइज पोयम है वो किसके द्वारा कंपोज्ड हुई है गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। द थेटिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक काल्पनिक तरीके से वर्ल्ड को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, मतलब ये रियल में नहीं हुआ है, पूरी जो चीजें हैं वो काल्पनिक है, सोच रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, कि एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया का अंत एक तरीके से काल्पनिक हुआ है। द होल पोयम रिवॉल्व अराउंड लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरी पोयम में व्यक्ति मतलब जो पोयम है वो कहाँ इर्द गिर्द घूमती रही है, प्यार, स्नेह, इक्वालिटी, समानता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझदार तरीके से समझना, ठीक है, सिंपैथी फॉर द वन, सिंपैथी मतलब यहाँ पर वो कहते हैं ना, वो एक किसी के प्रति, किसी के दुख के प्रति आप वो देते हैं, क्या देते हैं, सहानुभूति होती है ना, उसी को सिंपैथी बोलते हैं। फॉर वन किसी एक के लिए, एंड ऑल और सभी के लिए। द पोएट इंक्लूड्स दैट बोथ फायर एंड आइज आर प्रोवेबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पोएट ने इंक्लूड किया है फायर को और एनाइज को, दोनों को, शायद दोनों ही मतलब वर्ल्ड को, दुनिया को खत्म करने के लिए दोनों ही इंक्लूड हैं, दोनों ही समाहित है, दोनों ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर ये देखना गाइस, अ टाइगर इन द जू, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू। यहाँ पर आपको बताना है या ये जो अ टाइगर इन द जू है, ये पोयम जो है इसकी थीम क्या है। मैंने बोला ना एक सेंट्रल आइडिया आना है, कुल मिलाकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको रियलिटी बताऊं तो यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है भाई कि कौन सा आना है। तो इनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट तो इसमें से बता ही दे रही हूँ, लेकिन किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक सेंट्रल आइडिया आ सकता है, थीम आ सकती है, और इज अ मेन थीम ऑफ द पोयम, इस टाइप से क्वेश्चंस बन के आएंगे। सो अब आपको बताना है अ टाइगर इन द जू की मेन थीम क्या है। सो द पोयम अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस प्रेजेंट्स मैनी थीम्स सच एज द कैपिटिविटी वर्सेस फ्रीडम। यहाँ पर ये जो है कंपोज करी है भाई लेस्ली नॉरिस ने इसे लिखा हुआ है, इसे कंपोज किया है, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी थीम प्रेजेंट करी, मतलब कई प्रकार की इसमें चीजें बताई गई हैं, कई प्रकार की मेंटेलिटी शो की गई है, सच एज अ लाइक बंधन और फ्रीडम के बीच में, मतलब बंधन एक तरीके से जकड़न और स्वतंत्रता के बीच, टेम्ड वर्सेस विल्ड के बीच, मतलब घरेलू चीज आप बोलते हैं ना, घरेलू जैसे कि कह सकते हैं आप कि एक तरीके से पहरेदारी वाली चीजों को बोलते हैं टेम्ड, और विल्ड मतलब जंगल, जंगल और घरेलू चीजों के बीच में, मतलब कि एक तरीके से किसी चीज को किसी जगह पे कैद रखना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। विल्डनेस, जंगल एंड is cruel to keep wild animal in small enclosures in the zoo। तो यहाँ पर कुल मिला के जंगल मतलब जंगल के बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से विल्डनेस एंड इज अ क्रूअल टू कीप अ वाइल्ड एनिमल, यहाँ पर ये बोला गया इस स्मॉल क्लोजर्स इन द जू, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जंगली जानवर को, जितने भी विल्ड एनिमल्स हैं उनको एक प्रकार से जू में रखना, ठीक है, जू में बंदी बना के रखना, जू में प्रदर्शित करते हुए रखना, एक क्रूअल मतलब है एक प्रकार से, मतलब क्रूअल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, वो कहते हैं ना यार कुछ अच्छा तो बोलते हैं क्रूअल्स को, कुछ तो नाम है भाई, बताओ मुझे भी क्या है, मैं भी देखूं जरा फिर बताती हूँ आपको। क्रूर, ये वर्ड है क्रूर, ठीक है, वो क्रूअल, क्रूर एक ही सा है लेकिन वो आ नहीं रहा था, निर्दयी,
एक निर्दयता है, एक ही नहीं बहुत सारे विल्ड एनिमल्स को एक प्रकार से जू में रखना है ना, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, उनकी जो प्राकृतिक आदतें हैं उनसे दूर रखना। नॉरिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ टू द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम। तो यहाँ पर नॉरिस ने ये चीज़ भी डिस्क्राइब करी है, संदर्भित करी है कि कैसे टाइगर को जो है उसकी फ्रीडम से, स्वतंत्रता से जो है एक लंबे समय तक दूर रखा जा रहा है। एक लंबे समय तक नहीं, हमेशा के लिए दूर रखा जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखना द बॉल पोयम, यहाँ पर लिखा है व्हाट डज द पोएट सेज द बॉय इज लर्निंग। यहाँ पर पोएट कहता है कि यहाँ पर बॉय क्या सीख रहा है, फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, उस बॉल के गुम हो जाने से वो बॉय जो है वो क्या सीख रहा है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में आपको बतानी है ये चीज। तो देखिए जरा, द पोएट वांट टू से दैट द बॉय इज लर्निंग टू फेस द ग्रीफ ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बॉय जो है ना सीख रहा है, ये जो पोइट है ना वांट्स टू से दैट, पोइट ये बताना चाहता है कि बॉय ना उस ग्रीफ ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल, उस बॉल के गुम हो जाने से जो ग्रीफ महसूस कर रहा है, दुख आप कह सकते हैं एक प्रकार का, जो वो फेस कर रहा है। ही लर्न्स दैट, वो उससे सीख क्या रहा है, ही लर्न्स दैट, वह सीखता है देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, यहाँ इस दुनिया में इतनी बहुत, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर लॉस्ट एंड कैन नॉट बी गेन्ड बैक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार खो जाती है सो दूसरी बार आप जो है उन्हें फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप इस द बॉल पोयम में सीख रहे हो भाई, है ना। अमांडा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर एंड अपब्रिंगिंग डिस्कस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप प्रॉपर पालन पोषण से क्या सीखते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, मतलब वहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रॉपर पालन पोषण की, एक सही पालन पोषण की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो प्रॉपर upbringing is important because it spans the door of maturity। एक प्रकार से ये बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर जो पालन पोषण होता है, एक सही पालन पोषण, सही तरीके का पालन पोषण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना एक प्रकार से वो maturity and allows to tackles the social and mental world। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में मेंटलिटी से डील करना, सोशल चीज़ों से डील करना, समाज से, मानसिक चीज़ों के, मतलब इस दुनिया में वो अलाउ करती है और वो एक द्वार खोलती है मैच्योरिटी का, कि आप उसमें एक समझदारी से इन सारी चीज़ों का निपटारा कर सको। किसका, सामाजिक, मानसिक तनाव, इन सारी चीज़ों का द्वार खोलती है एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग, एक सही पालन पोषण। ठीक है। What quality of Amanda are portrayed in the poem। यहाँ पर एक प्रकार से आपको ये बताना है कि जो अमांडा है आर प्रोटेक्ट इन दिस पोयम। दिवा स्थित, ये वर्ड मुझे भी नहीं समझ में आया है, लेकिन आपको यहाँ पर अमांडा की क्वालिटीज़ बतानी है। ठीक है। और वो जो दिवा स्थित लड़की है इस पोयम में जो बताया गया है, कुल मिलाकर उसकी क्वालिटीज़ बतानी है आपको। क्वालिफिकेशंस, आप क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ मतलब वो कैसी है, क्या है, विशेषताएं उसकी आपको दर्शानी है। ठीक है। अमांडा इज अ सॉर्ट ऑफ अ डे ड्रीमर। वो एक ही ना एक प्रकार से शॉर्ट ऑफ अ डे ड्रीमर है, मतलब बहुत कम टाइप की चीज़ों में खुश होने वाली लड़की, आप इस टाइप से कह सकते हैं उसको। बिल्कुल। शी लिव्स बिटवीन इल्यूजन्स एंड द रियलिटी। वो ना, इल्यूजन मतलब होता है एक काल्पनिक चीज़, आप कह सकते हैं, भ्रम बोल सकते हैं। बिल्कुल। और रियलिटी के बीच में, मतलब रियलिटी मतलब तो समझते ही होंगे यार, इतना तो समझते, इन दोनों के बीच में वो जी रही है, भ्रम और वास्तविकता के बीच में जो है वो जी रही है। शी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम हर फैमिली, और वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती है। ठीक है। इस पोयम में चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अमांडा। यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। सो देखिए जरा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नेगिंग नेचर ऑफ अमांडाज पेरेंट्स
ऑन हर चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अमांडा है उसके बचपन में जब उसके माँ बाप उसको रोका टोकी करते थे तो इस नेचर का, इस चीज का उस पर क्या प्रभाव पड़ा आपको ये बताना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेगिंग इज नेवर अ गुड ऑप्शन। किसी पे रोका टोकी करना, जैसे हमारे पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि भैया ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये ना एक सही तरीका नहीं है बच्चों को मैनर्स देने का या फिर कोई भी चीज करने का। अमांडास मदर ऑलवेज इंटरफियर इन अमांडास लाइफ। अमांडा की जो मदर थी, ठीक है, वो हमेशा उसकी लाइफ में इंटरफियर करती थी, मतलब कुछ ना कुछ उनका लगा रहता था। अमांडा इज नॉट हैप्पी विद द कॉन्टिन्यूस नैगिंग। बार बार की जो रेगुलर उसकी नैगिंग होती थी, मतलब रोका टोकी होती थी हर एक चीज पे, तो वो हमेशा जो रोज का चलता आ रहा है उससे बहुत परेशान रहती थी। सी क्रैप्स फॉर पीस एंड फ्रीडम इन हर लाइफ। वो क्या चाहती थी, वो एक प्रकार से शांति, है ना, और उसकी लाइफ में एकदम आज़ादी चाहती थी। ऐसी आज़ादी भी नहीं कि अपने मन से, लेकिन कुछ तो अपने मन से करे। वो शांति और स्वतंत्रता अपने जीवन में चाहती थी। हाउ एवर सी ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक बाय हर मदर। हालांकि हमेशा उसकी माँ के द्वारा उसकी गलतियां जो है गिनवाई जाती थी, याद दिलाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोयम अमांडा। इस पोयम से आपको क्या शिक्षा मिलती है। सो द पोयम अमांडा furnishes the critical point of the children should never be deprived of their freedom। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि अमांडा जो है, अमांडास फर्निसेस द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द चिल्ड्रन शुड नेवर बी। इस अमांडा कहानी से, इस अमांडा पोयम से ये बताया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं बचपन में बच्चों की बचपने को, है ना, एक प्रकार से नहीं छीनना चाहिए, ना ही मतलब उनको वंचित रहना चाहिए। कुछ तो उन्हें उनका मन का करना चाहिए। हाउ एवर पेरेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर upbringing of a child but should ensure not to make them feel imprisoned। यहाँ पर देखिए, हालांकि ऐसा है, हमेशा माँ बाप को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है हर एक चीज के लिए, पालन पोषण हर एक चीज के लिए, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए, लेकिन वट शुड इंश्योर करना चाहिए, मतलब नॉट टू मेक देम फील इम्प्रिजन्ड। यहाँ पर उन्हें एकदम बंदी, कैदी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए, ऐसा उनको जंजीरों में बांध के नहीं रखना चाहिए। कम से कम उनको कुछ तो उनके मन का कर लेना देना चाहिए, और थोड़ी फ्रीडम तो बच्चे चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। What do you think would Amanda's life change if her parents stop nagging her। आपको क्या लगता है, अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उसको रोका टोकी बंद कर दे तो अमांडा की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ अमांडा's पेरेंट्स स्टॉप nagging her, she would feel better and freedom in her life। in this situation, her mind, her negative thinking about her parents can be removed from her mind and thinking, and she can agree to follow her parents। देखिए यहाँ पेरेंट्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, हाँ भाई मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि यदि अमांडा के पेरेंट्स जो हैं उसके चीज़ों में इंटरफेयर करना बंद कर दे, रोका टोकी करना बंद कर दे, तो क्या होगा, वो शी वुड फील बेटर, उसे अच्छा लगेगा, एंड वो फ्रीडम महसूस करेगी, स्वतंत्र महसूस करेगी। और इस सिचुएशन में, in this situation her mind and negative thinking about her parents can be removed। और इस सिचुएशन में उसके माँ बाप की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसके माइंड से हट जाएंगी, है ना, एंड वो क्या है, उनके लिए पॉजिटिव सोचना और उनकी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, उनकी चीज़ों को मानना फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। हम देखिए द ट्रीज में से लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये गाइस, हाउ डज द पोएट द ट्रीज मेक्स अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। जो द ट्री है इसमें प्ली ये लिखा है ना, इसका मतलब होता है तर्क।
क्या होता है, तर्क। तो इस कहानी में, इस पोयम में एक प्रकार से एक तर्क रखा गया है, एक अपनी बात रखी गई है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इसके खिलाफ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ। तो यहाँ पर आपकी यार क्वेश्चन, यार मुझे लगा हाँ यही तो क्वेश्चन है। तो हाउ डज द पोएम द ट्री मेक्स अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, कैसे आप ऐसे कह सकते हैं, ये बोलना है आपको, सॉरी। सो इसमें ये लिखा है, कैप्चर नहीं हो पाया यार। द पोएम द ट्री हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इस पोएम में जो है आपको पेड़ की, वृक्षों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। बिकॉज विदाउट ट्रीज देयर विल बी नो फॉरेस्ट, पहली चीज तो बिकॉज विदाउट ट्री देयर विल बी नो फॉरेस्ट, नो शैडो, दिख रहा है ये, हाँ ये दिख रहा है इसमें, नो शैडो, नो प्लेस फॉर बर्ड्स टू सिट, बिना पेड़ों के मतलब कि ना तो जंगल रहेगा, ना शैडो मतलब छाया रहेगी, ना ही कोई पक्षियों को बैठने के लिए कोई जगह बचेगी, ना ही कोई हवा बचेगी, ना ही कोई वर्षा आएगी, ना ही कुछ होने वाला है ना। इंसेक्ट के लिए रहने के लिए घर नहीं रहेंगे, नो प्लेस फॉर बर्ड्स एंड नो प्लेस फॉर इंसेक्ट टू हाइड, छुपने के लिए नहीं रहेंगे। एंड ईच एंड एवरी लाइफ इन इस डिपेंड्स ऑन ट्रीज, सारी किसी ना कहीं से सबकी लाइफ जो है पेड़ों पर ही डिपेंड होती है। सो दिस पोएम मेक्स अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। What is the theme of the poem The Trees? इसकी थीम क्या है? So tree रिवॉल्व, एक बात बताऊं, ये वाली लाइनें आप इसमें भी यूज कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। थीम के बारे में मतलब ही यही है कि पोएम में हुआ क्या है बता दूं। ट्रीज रिवॉल्व अराउंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ट्री इज शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम एंड इट फॉर cause on the movement of trees that are entirely indoors but seeking to escape to freedom in the forest। तो इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमारा जो द ट्री पोयम है, यहाँ पर हमने ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इन शॉर्ट में हमने इस पोयम जो है सिंबल करती है नेचुरल ब्यूटी को, and for cause on the movement of the tree that are entirely indoors but seeking to escape to freedom in the forest। बस इतनी सी बात कही मैंने, बोला ना ये चीज आप इसमें भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर फॉक लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉक। फॉक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है। फॉक इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय कार्ड सैंडवर्क द्वारा ये कंपोज की गई है। इसके बाद इट हैज ओनली 6 लाइन, इसमें सिर्फ 6 लाइनें हैं। एंड दिस पोएम शोज दैट नेचर इज अलाइव। इस पोएम में ये दर्शाया जा रहा है कि प्रकृति जो है ना वो जीवित है। द पोएट कंपेयर्स दैट मूवमेंट ऑफ फोक विद दैट ऑफ कैट। यहाँ पर बोला जा रहा है जो पोयम है वो कंपेयर कर रहा है फॉक के मूवमेंट को, किससे कंपेयर कर रहा है, कैट के मूवमेंट से। एक प्रकार से फॉक को कैट से कंपैरिजन किया जा रहा है। एंड इन दिस पोयम द पोएट यूजेस एन इंटरेस्टिंग मेटाफोर टू डिस्क्राइब एन एलिमिनेट ऑफ नेचर। यहाँ पर मेटाफोर एक प्रकार का अलंकार होता है जिसे अन्युक्ति अलंकार कहते हैं शायद, तो ये यहाँ पर यूज हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने सारे एलिमिनेट्स जो है नेचर के बारे में रखे हैं। चलिए द टेल्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन की बात कर लेते हैं। राइट द पोएटिक एस्पेक्ट ऑफ द पोएम द टेल्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। यहाँ पर आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस और जो भी एस्पेक्ट्स यहाँ पर यूज हुए हैं वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, द टेल्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन द पोएट यूजेस सो मेनी पोएटिक एस्पेक्ट्स, okay metaphor, personification, figure of speech, एलिजोरी, सिंबलिज्म। अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज मुझे बता देना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। हो जाता है कभी कभी बिकॉज मुझे छाले भी हो रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उसका राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है और वीडियो में आ गया तो फिर मैं बाद में बोल देती हूँ आपको ये चीज़। तो प्लीज़ ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, एक्सेप्ट करना हमारा एक तरीके से कर्तव्य है कि भाई कोई चीज़ गलत है तो हाँ उसे सही तो कर सकते हैं ना। चलिए फॉर एन
ग्रियोरी, ये एक बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर। राइट द, इसको आप गूगल पे भी सर्च करना, ये बहुत सुंदर थी। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन ग्रियोरी। सो ये पोयम जो है बड़ी ही सिंपल पोयम है और बहुत ही कमाल की महिला थी, गजब गजब की ये महिला। नहीं तो लड़कियां जो है अपनी अपनी बाहरी सुंदरताएं दिखाने के लिए वो उत्सुक होती हैं और उन्हें बड़ा ही अभिमान होता है इस चीज पे। कुछ लड़कियां, अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सो द पोयम एन जियोरी ग्रियोरी ग्रियोरी यहाँ पर कंपोज बाय W.B. Yeats, इनके द्वारा कंपोज हुई है। सोज दैट द perspection of the love by different people, the poem focus on the idea of true love। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पोयम में बताया जा रहा है सच्चे प्रेम के बारे में। एनन जो थी ना, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की थी। एवरीवन लव्स हर फॉर हर ब्यूटी, और सब लोग इनसे प्यार करते थे लेकिन इनकी ब्यूटी की वजह से, ये सुंदर थी इसलिए। हाउएवर शी डज नॉट वांट दिस काइंड ऑफ लव एंड लव फॉर हरसेल्फ। हालांकि उन्हें ये जो ऊपरी सुंदरता से लोग उनसे मोहित रहते थे, प्यार करते थे, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता। मतलब उनको अच्छा नहीं लगती थी ये चीज, ठीक है। वो चाहती थी कि लोग उन्हें ना इस तरीके से पसंद ना करें, उन्हें अपनी आंतरिक चीजों की वजह से उन्हें सब लोग पसंद करें, वो ये चाहती थी। सो देखिए, ऑल इन वन शॉट कंप्लीट, वो भी 30 मिनट में। हाय, कौन देगा 30 मिनट में आपको ऑल इन वन शॉट? मैंने दे दिया, चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी चीज़ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। थैंक यू।